कोल्ड ड्रिंक तो आप सभी लोगों ने पी होगी, हाँ या ना? सभी लोगों ने पी है, और आजकल के बच्चों का तो फेवरेट ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो उसमें जब हम उस बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से वो जो आवाज आती है श्यू करके, वो क्यों आती है? तो इसी का रीजन आज हम जानने वाले हैं। इट इज बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है हेनरीज लॉ के ऊपर, और हम सारी की सारी डिटेलिंग करेंगे इसके बारे में, और सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट में आ चुके हैं पहले कुछ सालों। तो अगर हेनरीज लॉ की बात करें तो एकदम जीरो से स्टार्ट कर कर उसे एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे आज के इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर। मैं निशा कुमावत आ गई हूँ आपके साथ में वापस आपके अपने चैनल कीमो पीजा आईआईटीआर पर एक अमेजिंग लेक्चर लेकर के, जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होने वाला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे इस बार हम। अभी से पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया था, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया था, लेकिन हमने गैस को लिक्विड में मिक्स नहीं किया था। आज हम वही काम करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे गैस को मिक्स लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो एज यू नो दैट कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या कौन सी गैस मिक्स्ड होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिक्स्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को हम मिक्स करते हैं पानी के अंदर, हाँ या ना? तो कैसे मिक्स हो गई? अगर मैं एक गिलास पानी लूं, उसके अंदर फूंक मारूं, तो क्या आपकी कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। चलो मैंने एक और काम कर दिया, मैंने कहा कि अगर हम बात करें इनहेल की, तो हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस। क्या एक्सेल आउट करते हैं हम? CO2 गैस। यस और नो? तो मैंने कह दिया एक गिलास पानी लिया, उसमें स्ट्रॉ डाली, मैंने उसमें फूंक मार दिया, क्या कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी बेटा? नहीं बनेगी। तो कोल्ड ड्रिंक की ऐसी कौन सी कंडीशन है, कार्बोनेटेड वाटर बनाने की क्या कंडीशन है कि हम CO2 तो उसमें डाल रहे हैं, बट ऐसी क्या कंडीशन है कि वो कोल्ड ड्रिंक बने? तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, हमें उस गैस को उस पानी के अंदर सॉल्युबल करवाना होता है, और उसी की कंडीशंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किन किन बातों पर डिपेंड करेगी ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा? सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर कैसे डिपेंड करेगी बेटा जी? तो मैंने कहा नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, तो मैंने कहा सॉल्यूट तो मेरा गैस है, मुझे डिसॉल्व करना है पानी में। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं गैस की, तो जो गैस सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी वो सबसे ज्यादा क्या होगी? सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी, सबसे जल्दी डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर। क्लियर है? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हाई होगी लिक्विड के अंदर। तो मैंने कहा कौन सी गैस जल्दी डिसॉल्व होती है? तो मैंने कह दिया कि जो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस सबसे जल्दी क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। तो मैंने कह दिया व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है बेटा जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विड में चेंज होती है, बट गैस लिक्विड में तो चेंज होगी बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर की वजह से, बाकी किसी वजह से नहीं। तो मैंने कह दिया वो टेम्परेचर जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट में मैंने लिख लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is high for those gases which are easily liquefied. क्लियर है? तो कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी? जिसमें आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मैंने कह दिया
gases which have higher critical temperature, critical temperature को डिनोट करोगे TC से, having more solubility। ठीक है, क्या फॉर्मूला है क्रिटिकल टेम्परेचर का बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर का तो मैंने कह दिया TC इज इक्वल्स टू 8A/27RB। क्लियर है? व्हाट इज A एंड B? A एंड B है हमारे पास में कांस्टेंट, जिसमें से जो A है वो किसको डिनोट करता है बेटा? अट्रैक्टिव फैक्टर को। किसको डिनोट करता है? अट्रैक्टिव फैक्टर, अट्रैक्शन फैक्टर को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन की, तो जो भी गैस बहुत ज्यादा पोलर नेचर की होती है उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो अट्रैक्शन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो अट्रैक्शन को निकाल सकते हैं हम पोलैरिटी से, पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने कह दिया इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर मास के। किसके? मोलर मास के। क्लियर है? तो मैंने कह दिया जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी किसी भी गैस में वो उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा। जितना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो मैंने कह दिया अब दोनों फैक्टर में से पहले किसको देखना है आपको? तो मैंने कह दिया सबसे पहले आपने देखना है किसको? पोलैरिटी को। किसको देखना है बेटा? पोलैरिटी को। तो मैंने कहा आपके पास में बेटा अमोनिया और आपके पास में है O2। मैंने कहा अमोनिया कैसा होता है? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर। O2 कैसा होता है? ये। क्लियर है? तो मैंने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगी? नाइट्रोजन की तरफ। यहां पर भी नाइट्रोजन की तरफ, यहां पर भी नाइट्रोजन की तरफ। और जब भी हम बात करते हैं लोन पेयर की तो हमेशा सेंट्रल एटम टू लोन पेयर डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की। तो मैंने कहा सेंट्रल एटम से लोन पेयर। तो ओवरऑल डायरेक्शन कहां है? ऊपर जो है, कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो यहां पर म्यू क्या हो गया आपका? नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? पोलर नेचर का होगा, इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। मैंने कहा आ जाओ इस पे। तो मैंने कहा क्या दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों क्या है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो म्यू क्या हो जाएगा? 0। म्यू 0 हो गया तो कैसा हो गया मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। क्लियर है? तो मैंने कहा दोनों में से पोलर कौन है? अमोनिया ज्यादा पोलर है। तो मैंने कहा अट्रैक्शन फोर्स किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का। तो TC भी ज्यादा किसका होगा? अमोनिया। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा मान लो आपके पास में एग्जांपल आ जाता है O2 एंड N2। मैंने कहा दोनों ही क्या है? ये ऑक्सीजन ऐसा, नाइट्रोजन ऐसा। क्या दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? नहीं है। तो मैंने कहा दोनों ही नॉन पोलर है। तो मैंने कहा दोनों अगर नॉन पोलर है तो इसका भी म्यू 0, इसका भी म्यू 0। ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। क्लियर है? तो मैंने कहा दोनों नॉन पोलर है तो फिर मोलर मास चेक करोगे। तो मैंने कह दिया मोलर मास में इसका मोलर मास तो हो गया 32, इसका मोलर मास कितना हो गया? 32, और इसका मोलर मास 14 14 28। ज्यादा मोलर मास किसका? ऑक्सीजन का। तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा किसका होगा? अट्रैक्शन O2 का। तो TC भी ज्यादा किसका होगा? O2 का। सिंपल है। ठीक है, तो मैंने कहा रूल नंबर 1 में क्या चेक करोगे? तो आपने लिख लिया यहां पर रूल नंबर 1 में आप चेक करोगे बेटा पोलैरिटी। ठीक है, और फिर रूल नंबर 2 में आप क्या चेक करोगे बेटा? रूल नंबर 2 में आप चेक करोगे मोलर मास। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले मैंने कह दिया तीनों में कंपैरिजन करनी है आपको। तीनों में कंपैरिजन करनी है। आपके पास अमोनिया है बेटा, आपके पास O2 है, आपके पास N2 है। ठीक है, तो मैंने कहा पोलर कौन है? ये। तो सबसे पहले तो कौन आ गया अट्रैक्शन में? सबसे आगे अट्रैक्शन में सबसे आगे आ गया अमोनिया। दोनों नॉन पोलर है लेकिन मोलर मास O2 का ज्यादा है। तो फिर कौन आ गया? O2। फिर कौन आ गया आपके पास? N2। क्लियर है? तो A का ऑर्डर ये हो गया। तो TC का ऑर्डर क्या हो जाएगा? TC का ऑर्डर हो गया अमोनिया, O2 एंड N2। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। क्लियर है? एक स्पेशल केस को आपको याद रखना है विच इज
स्पेशल केस, अट्रैक्शन देखना है आपको, ठीक है। और स्पेशल केस में आपको याद रखना है हीलियम, ठीक है। और आपके पास में होता है H2 गैस एंड आपके पास होता है N2 गैस। तो मैंने कहा हीलियम की कम होती है एज कंपेयर टू H2, H2 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू N2। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये ऑर्डर आपको याद रखना है, दिस इज द स्पेशल केस। क्लियर है? चलें आगे, आइए। तो मैंने कह दिया कि अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहला तो फैक्टर है हमारे पास में TC, विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकंड फैक्टर क्या है? सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, तो सेकंड फैक्टर मैंने कह दिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने कहा उस सॉल्वेंट में गैस सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो मैंने कहा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक सॉल्वेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एबिलिटी है जो ये बताती है कि आप उस सॉल्वेंट ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसने कितनी अपने अंदर समा के रखी हुई है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? It is the ability to store electrical energy in the presence of electric field। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कहा solubility, solubility of gas in liquid is higher in those solvents which has high dielectric constant। ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपके पास एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक वर्ड का, हर एक बात का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सॉल्वेंट ने अपने अंदर गेन कर रखी है, एब्जॉर्ब करके, स्टोर करके रखी है, उस एबिलिटी को आप क्या कहते हो? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेटा कहते हो। क्या कहते हो आप? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हो, ठीक है। आइए, अब मैंने कहा ये तो था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर क्या है? तो मैंने कह दिया थर्ड फैक्टर में हम देखेंगे बेटा टेम्परेचर को। किसको देखेंगे? टेम्परेचर को। तो मैंने कह दिया क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो थर्ड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के अंदर बेटा सबसे पहले मैंने कहा मान लो कोल्ड ड्रिंक ही ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक को अगर मैंने हीट कर दिया, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या डिसॉल्व है? CO2 डिसॉल्व है। मैंने कहा CO2 डिसॉल्व है, मैंने उसको हीट कर दिया। हीट करूंगी तो गैस पार्टिकल क्या करेगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, टेम्परेचर गेन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करने का लगेगा? मूवमेंट करने लगेगा। मूवमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो क्या करने लगेगा? रैंडम मोशन करके वो उसके बीकर के बाहर उस लिक्विड को, उस लिक्विड की सरफेस को छोड़ने लगेगा। जैसे ही वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ेगा वो किस में आ जाएगा? एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी गैस, इस लिक्विड के अंदर जो गैस के पार्टिकल है वो कम हो जाएंगे टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो मैंने कहा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती रहती है? आपकी कम होती रहती है। तो मैंने कह दिया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature the solubility of gas in liquid decreases। क्लियर है? क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज gas particle gains energy, gains energy
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस which causes gas to expelled out from the liquid. क्लियर है? आइए, तो मैंने कह दिया जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन इन या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसका उल्टा काम होगा, इन लिक्विड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा समर डेज में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये वाला केस किसका हो गया? समर्स का। और ये वाला केस किसका हो गया? विंटर्स का। विंटर्स में टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने कहा कि इसी से ही हम क्या कह सकते हैं कि विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कम होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होती है? हाई होती है। और मैंने कह दिया अगर समर्स की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कुछ जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो उस लिक्विड के अंदर, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। इसीलिए दैट इंप्लाइज दैट एक्वेटिक एनिमल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू दी हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है पानी के अंदर। पानी में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो उनको ऑक्सीजन गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन जैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स में जो पानी है, वो पानी अगर गर्म हो जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कम हो जाती है उस पानी के अंदर। तो एक्वेटिक एनिमल को सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है, इसीलिए वो कंफर्ट फील करते हैं इन हॉट वाटर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब, तो मैंने कहा कि अगर बात करें हम यहाँ पर फोर्थ फैक्टर की, एक्वेटिक एनिमल वाला लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना? फोर्थ फैक्टर है बेटा प्रेशर। और बेसिकली प्रेशर का जो इफेक्ट है उसे ही हम कहते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो जैसे जैसे प्रेशर, मैंने कहा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? पानी के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी वो गैस, और सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मैंने कह दिया प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता रहेगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो मैंने कह दिया यही क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है। तो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड इंक्रीजेस। तो मैंने कह दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस या फिर ऑन increasing partial pressure of the gas in liquid gas, the solubility of the liquid gas in liquid increases। ठीक है, जैसे ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का। तो मैंने कह दिया यहां पर जो सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं वो किसकी टर्म्स में देखेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? आइए, तो मैंने कह दिया प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो मैंने कहा ये आ गया आपका कांस्टेंट। तो KH क्या है आपके पास? हेनरी कांस्टेंट। हर गैस के लिए अलग अलग होगा बेटा, ठीक है? तो मैंने कह दिया KH क्या है आपका? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। मैंने KH को एक साइड कर दिया और इक्वल कर दिया मैंने प्रेशर अपॉन x। तो मैं क्या कह सकती हूं कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी x। यस और नो? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं KH और x के रिलेशन की, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होता रहेगा आपका?
डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कह दिया अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, के एच और ये एक्स। ठीक है, के एच जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स क्या होगा आपका, कम होता रहेगा, या फिर एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा के एच क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ग्राफ आएगा आपका ऐसा। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स की, तो मैंने कहा ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये पार्शियल प्रेशर, ये एक्स, क्या ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? ये रहा वाई, ये एम एक्स प्लस 0 प्लस सी। तो मैंने कहा ग्राफ कैसा जाएगा, ये स्लोप क्या आ गया आपका, के एच। यस और नो, हाँ या ना, इतना समझ में आता है? तो मैंने कहा अगर आपको 4 गैसेस दे रखी है लेट सपोज, और आपको सबकी केएच की वैल्यू गिवन है, तो जिसमें जिसका केएच सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सभी को? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं हेनरीज लॉ की, तो हेनरी लॉ किस पर वैलिड है ओनली, हेनरी लॉ ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। ठीक है, किस पर वैलिड है, सिर्फ आइडियल गैस पर। तो मैंने कहा क्यों ऐसा, तो मैंने कहा ये कहां फेल होता है, फेल्योर, फेल्योर ऑफ हेनरी। कहां फेल हुआ बेटा, तो मैंने कहा ये फेल होता है कहां पर, तो मैंने कह दिया ये फेल होगा एट, पहली कंडीशन इसके फेल होने की, एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। क्लियर है? मैंने कहा अगर बहुत कम टेम्परेचर हुआ तो सॉल्युबिलिटी गैस के लिक्विड में बहुत ज्यादा होगी, अगर गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो फिर उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तभी तो लिक्विड में चेंज हुआ भाई। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो मैंने कह दिया कि अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की, तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी लिक्विड के अंदर उतना उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना वो कैसा बिहेव करने लगेगी, रियल की तरह बिहेव करने लगेगी। तो मैंने कह दिया एट वेरी लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास में कैसा बिहेव करने लगेगा, ये रियल गैस की तरह। कैसे बिहेव करने लगेगा, रियल गैस की तरह ये बिहेव करने लगेगा। क्लियर है? दूसरा कहां पे फेल हो सकता है, जब आपकी गैस क्या कर जाए, when gas undergoes dissociation। तो मैंने कहा डिसोशिएट अगर हो गई गैस, मिलने के बाद में अगर वो डिसोशिएट हो गई तो उसका तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना, और अगर मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, हाँ या ना? तो इस केस में भी क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए देखिए, ये सब बातें थी बेसिक बातें हेनरीज लॉ के बारे में। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ एक स्पेशल केस होता है रॉल्ट का। किसका स्पेशल केस होता है बेटा, रॉल्ट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रीजन असर्शन में बनता है क्वेश्चन। हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्ट लॉ। ठीक है, तो मैंने कहा हेनरी क्या कह के गया आपको, हेनरी आपको ये कह के गया कि पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, के एच इंटू एक्स के। रॉल्ट क्या कह के गया, रॉल्ट आपको कह के गया पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा पी नॉट इंटू एक्स के। यस और नो? अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ये कब बराबर हो जाएंगे, मतलब रॉल्ट और अगर मैं हेनरी की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर। यस और नो? तो मैंने कह दिया इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, तो मैंने कहा बाय कंपेयरिंग। तो मैंने कह दिया क्या यहां से मैं ये लिख सकती हूँ, के एच इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स। यस और नो? एक्स से एक्स कैंसिल, क्या हो गया, के एच इज इक्वल्स टू पी नॉट। यस और नो? तो क्या यहाँ पर रॉल्ट जो आपको प्योर प्रेशर बता रहा था, क्या वही आपका यहाँ पर के एच है? बिल्कुल वही क्या है आपका के एच। इसीलिए हम कहते हैं कि रॉल्ट लॉ या फिर हेनरीज लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्ट लॉ। क्लियर है? आइए
मैंने कहा यूनिट की जरा हम बात करते हैं, तो मैंने कहा यूनिट ऑफ KH क्या होगी? मेरे पास में फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। मुझे पता है मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस है। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी यूनिट किसकी इक्वल होगी, तो यूनिट ऑफ KH क्या हो जाएगा आपका, यूनिट ऑफ KH इसकी यूनिट किसके इक्वल होगी, प्रेशर की यूनिट के। ठीक है, ATM हो सकती है, बार हो सकती है, किलो बार्स हो सकती है, MMHG हो सकती है, ये सारी यूनिट्स आपकी हो सकती है KH। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए। अब मैंने कहा इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जरा हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में हम देखेंगे कि सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, हाई प्रेशर के ऊपर CO2 डिसॉल्व करते कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो मैंने कहा पहला तो हो गया कोल्ड ड्रिंक, CO2 dissolved at high pressure in water। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा दूसरा क्या है आपके पास एप्लीकेशन, जैसे जैसे हम पहाड़ों वाली जगह पे जाते हैं, घूमना सबको पसंद है पहाड़ों में, हाँ या ना? तो सब घूम के आते हैं पहाड़ों में। अरे मुझे भी कोई ऑप्शन देगा पहाड़ों में घूमने का, मैं भी पहाड़ों में ही जाऊंगी। तो आप लोगों को भी पहाड़ों में जाने का तो बड़ा शौक है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर हाइट क्या होती है, बढ़ती रहती है। अगर पहाड़ों की हाइट बढ़ रही है तो जैसे जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। प्रेशर अगर कम होता रहेगा तो बता दो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। तो मैंने कह दिया जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो आपके ब्लड में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी क्या होता रहेगा बेटा, कम होता रहेगा। तो आपकी ब्रेन को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर क्या होने लगेगा, अफेक्ट होने लगेगा। और अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट होता है, आप इतना क्रिटिकल थिंक नहीं कर पाएंगे, तो उसी प्रॉब्लम को, उसी मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा, एनॉक्सिया। तो लिख लीजिएगा, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहोगे, तो आप क्या कहोगे, O2 सप्लाई, O2 सप्लाई इन ब्रेन डिक्रीज होगा। और अगर ऐसा होता है तो उसी मेडिकल कंडीशन को आप क्या कहते हो, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, अफेक्ट होगा। अफेक्ट्स थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता कम होगी। तो इसी को मेडिकल कंडीशन में क्या कहते हैं हम, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, क्लियर है? आइए, थर्ड है हमारे पास, देखा होगा स्कूबा डाइवर्स को, जो वो समुद्र के अंदर तैराकी होते हैं, स्कूबा डाइवर्स। तो वो क्या करते हैं, वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर उनके ऊपर इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है, वो गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है वो ब्लड में क्या होने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। जैसे ही वो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो डिसॉल्व होने लगेगी। तो आप क्या कहोगे, ब्लड के अंदर उन गैसेस का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फिर आप वापस से ऊपर आओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ग्रेजुअली प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लड में जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं वो फिर से क्या होंगी, बाहर आने की कोशिश करेंगी। और जैसे ही वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो बाहर आने की कोशिश करेगी। तो उस टाइम पर जो N2 गैस है उसके बबल्स क्या हो जाते हैं, ब्लड के अंदर बन जाते हैं, जो क्या कर देता है आपको, आपकी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? तो इसी से हम, इसी मेडिकल कंडीशन को कहते हैं बेंड्स। क्या कहते हैं, इसी को ही हम
बेंड्स कहते हैं जिससे हमें जोड़ों में और हमारे हड्डियों में बहुत दर्द होता है। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। तो मैंने कहा स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे जैसे नीचे जाएंगे, व्हेन अंडरगोस इनटू वाटर, प्रेशर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड इंक्रीज होगी, हाँ या ना। तो मैंने कहा जैसे जैसे कम्स बैक होंगे वो वापस आएंगे, कम्स आउट, व्हेन कम्स आउट टू द सरफेस, प्रेशर डिक्रीज होगा ग्रेजुअली, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। और प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, फिर से डिक्रीज होगी। तो डिजॉल्व्ड गैस ट्राइज टू कम आउट, तो इसी दौरान क्या होते हैं, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ट्रैप्ड इन कैपिलरीज, कैपिलरीज which causes bends। क्लियर है इतनी सी बात। तो इसी को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसके अंदर O2 भी होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है और जिसके अंदर हीलियम गैस भी होती है, जिसके अंदर 11% तो क्या होती है उनके सिलेंडर में, हीलियम होती है बेटा लगभग अप्रोक्स 11%, नाइट्रोजन होती है लगभग 78, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 54% होती है, और O2 गैस अप्रोक्सीमेटली ये 34% होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको देखना है इसको। क्लियर है इतनी सी बात। आइए, तो ये थे आपके पास में हेनरीज लॉ के बारे में, कैसे रॉल्ट लॉ का स्पेशल केस बना, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस को। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हेनरी कांस्टेंट इन किलो बार्स फॉर 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, ये आपके पास में डाटा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, आपको पता है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, हाँ या ना। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी चेक करो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो जिसका KH सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, तो KH सबसे कम किसका है, इसका, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी ना कि अल्फा की, तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई आपकी गलत। सेकंड स्टेटमेंट, गामा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज मोर देन दैट ऑफ 298, टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, तो मैंने कह दिया टेम्परेचर, इस ज्यादा टेम्परेचर पर इसने बोला ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो गलत बात है। फोर्थ, सॉल्युबिलिटी ऑफ बीटा एट टेम्परेचर 298 केल्विन इज मोर देन दैट ऑफ 308, बिल्कुल ये टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if O2 gas bubbled through water at 303 Kelvin, the number of millimole of O2 gas that dissolved in 1 liter of water। आपको पता है डेंसिटी वाटर की कितनी है बेटा, 1 ग्राम पर ml। तो मैंने कह दिया अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें कितना कितना आपके पास में वाटर होगा, कितना वेट होगा, 1000 ग्राम्स। तो मैंने कह दिया अगर मैं डेंसिटी की बात करूं 1 ग्राम पर ml, वेट मुझे निकालना है, वॉल्यूम मुझे कितना दे रखा है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ml से ml कट गया, ये 1000 इधर आ गया, वेट कितना आ गया आपका 1 kg, या फिर आप कह सकते हो 1000 ग्राम्स। पहली चीज तो मैंने निकाल ली। बोला पार्शियल प्रेशर O2 का दे रखा है, KH आपको दे रखा है, तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स होता है, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया यहां से पहले x निकाल लूं,
तो मैंने कहा पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है 0.468 बार इज इक्वल्स टू KH कितना गिवन है आपको 46.8 किलो बार है। किलो बार को बार में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई 1000 बार इनटू x। बार से बार कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.468 अपॉन 46.8 इंटू 1000। ये पॉइंट हटा ऊपर आ गया 10, ये वाला पॉइंट हटा नीचे आ गया 1000। 468 से 468 कैंसिल हो गया। मैंने कहा एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल, 1 2 3 4 5 बचे हैं। तो मैंने कहा ये कितना आ गया x आपका 10 की पावर -5। यस और नो? तो मैंने कहा रख दें आप वैल्यू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपके पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट। यस और नो? आपको पता है सॉल्यूट के मोल्स तो बहुत कम है, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो क्या आ गया आपके पास में 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे निकालना है, तो मैंने कह दिया मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। कितना 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर है? तो मैंने कहा इसे लेकर जाओगे तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया आपके पास में मोल्स ऑफ O2 आ गया 10 की पावर -5 अपॉन 18 इंटू 1000। ठीक है, तो मैंने कहा इससे इसको काटोगे कितना आएगा 55.55। क्लियर है? आइए तो कितना आ गया आंसर मोल्स ऑफ O2 आ गया आपके पास 55.55 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये तो मोल्स है, मैंने कहा मिली मोल चाहिए मुझे, तो मिली मोल के लिए ये मोल्स है तो मिली मोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो 55.55 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मिली मोल्स। क्लियर है? तो मैंने कहा कितना आ गया, ये आ गया 10 की पावर -2, तो ये आ गया 0.5555 मिलीमोल्स। ये है आपके O2 के मिलीमोल्स। क्लियर है? ऑप्शन शायद नहीं गिवन है। हाँ, तो कितना आएगा आंसर 0.5555। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, KH आपको दे रखा है N2 का और आपको बोला है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.6। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस कितना दे रखा है आपको 0.6 दे रखा है और KH आपको N2 का गिवन है कितना 10 की पावर 5 ATM। Calculate the number of moles of N2 dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure। आपको बोला ये 5 atm प्रेशर है, क्या ये पार्शियल प्रेशर N2 का बोल रखा है आपको? नहीं बोल रखा है। तो सबसे पहले तो आपको N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर के लिए कहा आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू X से होता है, हाँ या ना? यही होता है। तो मैंने कहा P टोटल कितना 5 atm इंटू XA मुझे पता है कितना है 0.6 ना है N2 इन एयर, और ये क्या होता है वैसे भी हमारा, ये होता है हमारे पास में वेपर स्टेट के अंदर, गैस स्टेट के अंदर। तो मैंने कह दिया ये कितना है, ये कितना है, ये भी क्या है मेरा Y है, Y ऑफ N2। ठीक है, ये कितना है 0.6 है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3 ATM प्रेशर ऑफ N। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, N2 डिसॉल्व हुआ 10 मोल वाटर के अंदर, तो कितना N2 डिसॉल्व होगा वो आपको निकालना है। तो आप निकालें, तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। तो X निकालना है, P दे रखा है 3, KH आपको दे रखा है 10 की पावर 5 इंटू X। तो X कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो X N2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने कह दिया कि ये तो हो गया आपका जीरो, सॉल्यूट है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो गया 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ये आपको निकालना है बेटा, और ये आपको दे रखा है 10 मोल। तो आपने कह दिया मोल्स ऑफ N2 आ गया आपके पास 30 इंटू 10 की पावर -5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर -4। देखिए ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से, किसमें आया ये जेई एडवांस में आया, तो ध्यान रखना आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अब
अब आप ट्रेन हो चुके हैं जेई एडवांस के लिए बेटा, ठीक है? तो अपने आप को कम मत आंकिए, बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है? आप बिल्कुल जेई एडवांस के क्वेश्चन देखो कैसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भूलिएगा मत बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है? थैंक यू।